शुक्रिया ऐसे पूरे एडीजी ब्रजेंद्र सिंह साहब उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ बने रहे। आज हमारे बीच में डॉक्टर विकल्प कोटवाल साहब आ चुके हैं, खास संविधान विशेषज्ञ हैं। मैं उनको चाहूंगा कि आज की इस विषय पर विस्तार से बात रखेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर विकल्प कोटवाल साहब से। आवाज खोले सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मोबाइल से। हेलो हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। इस विषय पर बात रखने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं संविधान को जानता हूं। मैं उसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, अभी भी उसका विद्यार्थी हूं। लेकिन इस विषय को, उस पर अपनी राय रखने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए, मैं नहीं मानता हूं कि मेरे पास इतनी समझ है। तो मैं अपना जो दृष्टि बिंदु यहाँ पर रखना चाहूँगा वो सिर्फ संविधान का जो मुद्दा है उसी आधार पर मैं बात करना चाहूँगा। और साथ ही मैं इसको किसी पॉलिटिकल एंगल से भी नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि बिंदु से ही किसी विषय को अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हमारे सामने चीज़ें आनी चाहिए, जो एक रेशनल आउटलुक हमारा होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु से बात होनी चाहिए, वो कई बार नहीं हो पाती है। तो इसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बिल्कुल दूर रखकर हम समझने की अगर कोशिश करें तो सबसे पहली बात यह है कि 1980 के दशक से भारत के अंदर ईवीएम की शुरुआत हुई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1982 में सबसे पहली बार केरला के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था और धीरे धीरे इसको और राज्यों में भी लागू किया गया और आज पूरे देश के जो चुनाव होते हैं उसमें भी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ईवीएम का इस्तेमाल वो संवैधानिक राष्ट्र के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है कि नहीं, वो संवैधानिक राष्ट्र को खत्म कर सकता है कि नहीं। सबसे पहले मैं ये बात रखना चाहूंगा कि ईवीएम से पहले जो हमारी बैलेट पेपर सिस्टम थी वो भी कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं थी। जैसे ही अभी सर ने काफी सारी बातें हमें बताई, उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ग्राउंड एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में बताया कि जब बैलेट पेपर की सिस्टम हुआ करती थी तब भी काफी सारी योजनाएं बनती थी कि किस तरह से उस इलेक्शंस को मैनिपुलेट करा जाए। मेरा ये मानना है कि उस बैलेट पेपर सिस्टम को निकालकर जब से हमने ईवीएम की सिस्टम को दाखिल किया है, एटलीस्ट फेस वैल्यू पर ये सरकार के द्वारा या फिर मीडिया के द्वारा ये प्रचार किया गया है कि बैलेट पेपर सिस्टम से ये सिस्टम बेहतर है। जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी के बारे में हमेशा उसकी बधाई दी जाती है, तो ईवीएम के बारे में भी यही कहा जाता है। तो एक तरह से जब तक मैं टेक्नोलॉजी को पूरी नहीं जानता हूं और साथ ही जिस तरह से ईवीएम के सिस्टम को समझाया जाता है कि सॉफ्टवेयर की मदद से उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता या फिर उसका पावर कनेक्शन नहीं होता है, बैटरी पैक के साथ वो चलता है, ये सब चीजें सब हमारे सामने रखी जाती है तो हम ईवीएम पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन साथ में सवाल ये भी उठता है कि अगर ईवीएम की सिस्टम इतनी ही सही है तो क्यों पूरी दुनिया में देशों के द्वारा इसको अपनाया नहीं गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 देश होंगे कि जहां पर नेशनल इलेक्शंस में, मैं पूरे देश के चुनाव की बात कर रहा हूं, रीजनल इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, नेशनल इलेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 देश हैं कि जहां पर इस ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। काफी सारे डेवलप्ड कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से काफी आगे हैं, जैसे कि बात करें हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, बात अगर हम करें इंग्लैंड की, ये काफी सारे देश ऐसे हैं कि जो टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से काफी एडवांस्ड हैं। इन देशों ने भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया है या फिर अगर पास्ट में किया होगा तो उन्होंने वक्त के साथ उसको निकाल दिया है। तो इसके साथ ये सवाल भी उठता है कि अगर ईवीएम की सिस्टम इतनी अच्छी है ही तो उसका इस्तेमाल इन देशों के द्वारा क्यों नहीं किया जाता। साथ में हमें गौर ये भी करना है कि काफी सारे देशों में राष्ट्रीय चुनाव के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इजिप्ट, नामीबिया, काफी सारे देश ऐसे हैं, कम से कम 10 से 12 ऐसे देश हैं कि जो भारत की मदद से ईवीएम को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ईवीएम पर एकदम से ये जजमेंट दे देना कि वो हमारे संवैधानिक राष्ट्र को खत्म ही कर देगा, तो मैं मानूंगा कि दैट वुड बी एन इल इन्फॉर्म्ड कंक्लूजन। वो जल्दबाजी में लिया गया एक हमारा निर्णय होगा या फिर हमारा अभिप्राय होगा, उससे हमें बचना चाहिए। इसको अगर संवैधानिक पहलू से देखने की कोशिश करें तो 2009 के साल में
जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था, जिस जजमेंट में जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि ईवीएम्स यूज, उसका इस्तेमाल दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? उसमें टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं थी। उनका कहना यह था कि अगर ईवीएम का इस्तेमाल होता है तो चुनाव के अंदर जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। आज भी हमारे यहाँ पर जो ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने वीवीपैट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। कुछ ही दिनों पहले, शायद एक महीने पहले ही, सुभाषिष बैनर्जी का एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। उसमें उन्होंने काफी अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा है कि हमने वीवीपैट की सिस्टम इंट्रोड्यूस करी है, लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो या फिर वोटर को ये लगे कि मैंने जिसको वोट दिया है वो वीवीपैट में दिखाई नहीं देता, तो वहां पर रिड्रेसल की जो सिस्टम होनी चाहिए, शिकायत का जो तंत्र होना चाहिए, वो अच्छी तरह से अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बना पाया। सो माय पॉइंट इन मेकिंग इज कि यहां पर ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ये जाहिर सी बात है। तो इसीलिए जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि यहां पर ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं। उनका कहना यह था कि ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस, चुनाव के अंदर पारदर्शिता, वो हर एक नागरिक का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार अपने अलग अलग जजमेंट्स में ये बताया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस, उसको उन्होंने हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। तो जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट का आधार इसी को बनाया है कि ईवीएम सही हो सकता है, लेकिन उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है दैट इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल। उनका कहना यह था कि उसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, चाहे वो पढ़ा लिखा भी ना हो, उसके पास टेक्नोलॉजी की समझ भी ना हो, फिर भी वो उस पर भरोसा कर सके, जो भरोसा ईवीएम अभी तक कायम नहीं कर पाया। और इसी आधार पर जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के उपयोग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि ईवीएम पर जो कोई भी बहस छिड़ी है, इस पर हमें दोनों पक्ष देखने चाहिए। सिर्फ एक ही पक्ष के आधार पर हम अगर कहें कि ईवीएम का इस्तेमाल वो संवैधानिक राष्ट्र को खत्म कर देगा, तो मैं कहूंगा कि वो सही नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम के हैकिंग पर एक चैलेंज रखा था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि आप भी यहां पर आइए और हमें दिखाइए कि इसको आप कैसे हैक कर सकते हो, तो जिन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने इसके सामने अपनी शिकायत दर्ज की थी, वो कोई भी पार्टी वहां पर नहीं गई, इंक्लूडिंग कांग्रेस। उसने भी वहां पर उसको हैक करके नहीं दिखाया। मतलब कहने का यह है कि टेक्नोलॉजिकली इट इज वेरी हार्ड, इफ इट इज एट ऑल पॉसिबल, वो काफी डिफिकल्ट है। तो इसको प्रूव किए बिना ये कह देना कि ईवीएम हमारे संविधान को खत्म कर देगा, वो सही नहीं होगा। दोनों पहलुओं पर हमें गौर करना होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी।